कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। पैसों का जिक्र है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उस जंग को आके लड़ेगा। अब देखिए ऐसा हो नहीं सकता, सऊदी अरब की फौज जो है वो उस तरह से जंगी फौज उस तरह से नहीं है। दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? इस बात के संकेत देता है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस पैक्ट के तहत अपने जो भी न्यूक्लियर हथियार औजार पाकिस्तान के पास है उनसे स्ट्रेटेजिकली वापस लेगा। अब नाज़रीन हुआ यह है कि ज़ाहिर है सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं? हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में? हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं, हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। ये तो आप टेक्निकल बात है। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़ें सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा और ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये बातें छुपेंगी नहीं, ये सामने आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बनने फिर रहे हैं। लेकिन ये पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना, अगर ऐसे ही बैठे बैठे कर लेते तो क्या ये मुमकिन था? बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको। जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के कस्टडी में है वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान और सऊदी का जो एक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है उसको लेकर इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है सऊदी अरेबिया और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा। लेकिन नुकसान कैसे होगा? नुकसान होगा सैनिकों के ज़रिए। हालांकि पैसे मिलेंगे उनको ज़्यादा। पहले जो सऊदी अरेबिया कुछ पैसा देने के लिए बोलता रहता था ना कि भाई मतलब देता नहीं था, अब शायद हो सकता है 500 मिलियन, 800 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन उनको आराम से हर साल मिलते रहे। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला है वो पाकिस्तानी सैनिकों का होने वाला है कि कब वो ठोके जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी अलग क्षेत्र है उनके लिए। हूथी रिबेल्स जो है वहाँ पर वो उन्होंने एक्सपर्टीज़ कर ली है। तो शुरू में तो पाकिस्तानियों की इतनी ठुकाई होने वाली है और फिर इतने लोग मारे जाएंगे। और अगर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया इसको छुपाएगा, जो मरने वाले सैनिक हो गए ना पाकिस्तान के, उस नंबर को छुपाएगा। और अगर नहीं छुपाया तो फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मातम पसरता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। जो पाकिस्तान का जो कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको फंड किया था सऊदी अरेबिया में, अब ये है ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के कस्टडी में है वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अभी न्यूक्लियर वेपन्स जो कस्टोडियन बन के बैठा था, अब सऊदी अरेबिया बोल रहा है भाई साहब अभी आप हमें वापस दे दो, क्योंकि आपके खिलाफ तो आपकी कंट्री एक तरह से खत्म होने जा रही है, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। और जिस हिसाब से हमने पहले भी कवर किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी अब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स अनस्टेबल हो गए हैं क्योंकि पानी नहीं मिल रहा उनको, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो होता है एक एक्टिव कूलेंट होता है। तो ये समझने वाली बात है कि अब पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है जो उन्होंने सऊदी के लिए बनाया था, आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट। अब इसको एक तरह से पहनावा जो बोलते हैं ना लोगों के सामने एक तरह से बनाने के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया। सेकेंड, एक और एक चीज देखिए, कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, इसराइल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल कुछ भी करेगा अपनी डिफेंस के लिए। पहले क्या होता था कि सऊदी अरेबिया ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उसके खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो पाकिस्तान के कस्टडी में रखता था, क्योंकि अगर कोई अटैक होगा इसराइल पे तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे होगा। अब पाकिस्तान खुद ही अनस्टेबल है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज सऊदी अरेबिया इज टेकिंग बैक दैट न्यूक्लियर वेपन, जो मिसाइल्स है।
पैसे दिए ना तो लेगा क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है। थर्ड, इसके अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान बता रहा है कि हम दोनों ने स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया है। कोई स्ट्रेटेजिक पैक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक मतलब जो मर्सिनरी फोर्स है पाकिस्तान मिलिट्री, वो एक तरह से एक्सटेंशन हो चुका है। ये जो पैक्ट है नया नहीं है, 1979 से ही चालू हो गया था। इनफैक्ट बहुत टाइम तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो सऊदी की जो डिफेंस है उसको पूरा देखती रहती थी। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के कमांडर जो हैं वो सऊदी के अंदर वहां के आर्मी कमांडर रह चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है बहुत पुराना, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कम्युनिकेशन, सब चीज है। देखिए सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन कहाँ होता है भारत का, जिस हिसाब से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी ऑल्सो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 होता है तो क्या अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो हम ये समझेंगे क्या सऊदी ने भी हम पे हमला किया? सबसे पहले हमको काउंटर वैसे करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर भारत अभी पाकिस्तान पे हमला करता है तो कल पाकिस्तान प्रेशराइज कर सकता है सऊदी को कि आप ओआईसी की मीटिंग बुलाओ, ओआईसी की मीटिंग बुला के भारत को कंडेम करो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को कंडेम करो, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर सकता है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो रहा है। सेकेंड, अगर पाकिस्तान अगर ये ट्रीटी कर पा रहा है सऊदी से तो क्या अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए अमेरिका के साथ सऊदी के अच्छे संबंध नहीं रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां तक ऐसे हो गया था कि जो उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ध्यान होगा जो मिसाइल डिफेंस शील्ड जो अमेरिकन प्रोवाइड करते थे अपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, वो विड्रॉ कर दिया गया। ये जो संबंध है वापस उभरे ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही सऊदी के एमबीएस ने $600 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की थी अमेरिका के अंदर। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अमेरिका, ये मुझे मानना है। और एक तरह से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो उन्होंने उसने पाकिस्तान को दिया है वो वापस अपनी तरफ मंगा रहा है। पर इसको जो ऑपरेट करेगा वो पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाया, उनको मालूम है क्या है इसके इंट्रिकेसी। तो इसको एक पहनाया जाएगा एज अ मुस्लिम नेटो। ये शायद मेरे ख्याल से इस्लामिक नेटो के हिसाब से बनाया जाएगा और मुस्लिम नेशंस को बोला जाएगा। इस मुद्दे पर कमरागा साहब से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत सालों से पिच किया जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो इस्लामिक नेटो का ख्वाब या फिर जो ये ड्रीम पाकिस्तान पुश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी जो फेलियर्स हैं उसको मास्क करने के लिए कर रहा है। इस्लामिक नेटो नहीं बन सकता क्योंकि आपस में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अपने डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो इजराइल के खिलाफ कैसे मोर्चाबंदी करेंगे, क्योंकि अगर इजराइल के खिलाफ अगर उन्हें मोर्चाबंदी करनी होती तो फिलिस्तीनियों के लिए तो अब तक किसी भी इस्लामिक कंट्री ने आवाज़ इस तरह से उठाई नहीं है। औपचारिकता के तौर पे थोड़ा सा कुछ लिख दिया, बोल दिया, अदरवाइज तो ऐसे यूनिटी अब तक नजर नहीं आए। पिछले कई सालों से ये सब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक नेटो के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ और साजिश जरूर हो सकती है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था, मैंने यही बोलने वाला था कि फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो डील है ये फैसिलिटेट ही अमेरिका ने कराई हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले कतर गया था, फिर वो सऊदी अरेबिया जाके आया और अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर ये काम हो नहीं सकता। इंडिया ने अभी तक रेजिस्ट किया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आप हमें डायरेक्ट एक्सेस दें, खुली एक्सेस आप हमें दें इस पूरी चीज के अंदर, कि हम आके आपको आपकी मार्केट के अंदर भी एंटर करें, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एंटर करें। मगर इंडिया ने अपने आप को उस तरीके से बचा के रखा और कहा कि हम आपको एडिशनल ये ड्यूटीज और टैक्सेस की इजाजत नहीं दे सकते। तो इसके बाद अब क्या होगा? जो भी आप बात कर लें, एक बात वाज़ेह है, नरेंद्र मोदी जैसा भी दुनिया के अंदर अपना पाकिस्तान से जैसा समझे या और दीगर ममालिक ऐसे समझें, आप इल्जाम लगा दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, यार उसने ये किया नहीं किया, मगर जब हिंदुस्तान की बात आती है और खुद मुख्तारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से बेहतर आपको इस पूरे निजाम के अंदर कोई नहीं मिलेगा। चले सही है, इंडिया की इकोनॉमी चाइना की जितनी बड़ी नहीं है, मगर इंडिया की खुद मुख्तारी जो है वो बिल्कुल चाइना की तरह ही है। और ये खुद मुख्तारी का अब जो
मेरे ख्याल से बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो ट्रम्प की जो बुलियिंग टैक्टिक्स हैं और टैरिफ्स हैं उसका मुकाबला करते हुए। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये अभी ये जितने अमेरिका टैक्सेस लगा लेना, इंडिया जो डट गया है अब इस चीज के ऊपर, इंडिया ही इसके ऊपर आगे निकलेगा। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हाँ सही है, अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको एक्सेस भी चाहिए, मगर हिंदुस्तान जो कर रहा है अभी, जिस तरीके से उसने अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दिखाई है इस पूरे सिलसिले में, मरहले के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं ये सोच रहा था कि चाइना के बारे में क्या करेंगे फिर वो, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है रशियन पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो उनका जो है वो 60 अरब का तकरीबन वो खरीदते हैं, 60 अरब से भी ज़्यादा का क्रूड ऑयल रशिया से। और इंडिया जो खरीदता है वो कोई 48 बिलियन डॉलर्स का है, और EU जो है, यूरोपियन यूनियन, वो 10 अरब 10 बिलियन डॉलर्स का खरीदते हैं। तो क्या फिर रशिया चाइना पे भी उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे, EU पे भी उसी तरह करेंगे? और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीज़ें इवन अमेरिका खरीद रहा है, जो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले की। तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीज़ें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो और चूंकि उनकी तबीयत ऐसी है डिक्टेटोरियल, तो शायद उनका स्टाफ भी जुर्रत नहीं करता उनको समझाने की, उनको करेक्ट करने की। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स का तो ये फायदा होता है कि वो अपने स्टाफ की बात सुनते हैं, दे लाइक टू बी प्रॉपरली ब्रीफ। तो ट्रंप जरा वक्री टाइप के लीडर हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते और अपनी मर्जी ही करते हैं, और उससे चाहे मुल्क को जितना भी नुकसान हो, दे डोंट गिव अ डैम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर भारत जो है उसको इस तरह से साइडलाइन कर देना या हार्ड टाइम देना जो है, वो क्या इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है आपके ख्याल से ट्रंप को? क्योंकि इनकी तो बहुत दोस्ती रही है, जब कभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो हमेशा PM मोदी हो या भारत की गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ट्रंप को। जी सपोर्ट तो किया। आज मैं एक इंडियन के साथ बात कर रहा था, सुनील शरण, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन बट ही लिव्स इन दिल्ली दीज डेज। तो वो ये कह रहे थे कि बड़ी वजह शायद नाराजगी की ये है कि इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नॉमिनेशन है एज अ नोबेल प्राइज कैंडिडेट, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो उसका शायद वो बुरा मान गए हैं। अगर ये बात है तो ये तो बड़ी पैटी रीजन है। तो नोबेल प्राइज का तो उन्होंने खुद भी कह दिया था कि ये सिर्फ लिबरल लोगों को मिलता है और वो अपने आप को लिबरल नहीं समझते। तो अब जो है, जैसे मोहित पीरजादा ने कहा था कि भाई काफी हो गया, अब रियलिस्टिक डैमेज असेसमेंट दें, ऑनेस्ट जो है असेसमेंट दें कि क्या नुकसान आपका हुआ, क्या दूसरी साइड का नुकसान हुआ। तो उस पर आने के बजाय, और हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी जो हैं इस दफा, उनकी भी अप्रोच बहुत मुख्तलिफ थी। इवन नजम सेठी को आप देख लें, बाकी लोगों को देख लें जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा हट के बात करेंगे, वो भी यही कह रहे थे कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। 9/11 को भी कह दिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये जो हमास का हमला था 7 अक्टूबर वाला, उसको भी कह दिया कि ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो भाई फिर क्या पीछे क्या रह जाता है? आप जब इंडिया से ये क्लेम करते हैं, डिमांड कि भाई आप एविडेंस दें हमें, तो वो भी तो आपसे कह सकते हैं ना कि आप इस बात की एविडेंस दें कि कैसे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब जो आप मयार दूसरी पार्टी के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, आप पे वो क्यों अप्लाई ना किया जाए? NIA उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं ऑन थर्सडे, ब्रॉड बैक। Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards. Which standards you apply to your country? कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इजराइल के साथ पंगा ले ले। इजरायली राजदूत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इजरायली राजदूत की तरफ से ये कहा गया कि जब पाकिस्तान में बिन लादेन का सफाया हुआ तो सवाल नहीं पूछा गया।
कि विदेशी धरती पर आतंकियों को क्यों निशाना बनाया गया। सवाल यह था कि आतंकियों को पनाह क्यों दी गई। और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौकफ ही ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा। कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया और उसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते कतर में। और ये ना सोचे कि मेरी बारी नहीं आएगी, मैं अंदर से मिला हुआ हूँ, सबकी बारी आनी है इनमें से। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। होना वाना कुछ नहीं, जाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। और ये तब कहा जाता है जब आपकी टांगें खौफ से कांप रही होती। तुम्हारे इकट्ठे होते होते ताकतों ने तुम्हें ठोक के तुन के रख दिया। 6 मुल्कों के ऊपर 3 हम एक कतर को रो रहे भाई साहब, जुर्रत नहीं है इनकी। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल और पाकिस्तान अब खुल के आमने सामने आने वाला है। मैं सिर्फ वॉर की बात नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन होती है वहाँ पर भी यही होने वाला है। अब तक क्या था कि पाकिस्तान अपने मीडिया में या फिर कहे कि इंटरनेशनली भी इजराइल का नाम बहुत लिया करता था, लेकिन इजराइल उतना कोई खास इंपॉर्टेंस देता नहीं था पाकिस्तान को। लेकिन जब से ये सऊदी और पाकिस्तान का जो एक पैक्ट हुआ है, सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इजराइल जो है वो यूएई या फिर सऊदी पर हमला करता है, जो कि दूर दूर तक नहीं लगता है क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल की फेवर में या फिर उनसे रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान के वेपन्स वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब सऊदी और पाकिस्तान के वेपन्स, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर की भी बात हो रही है। तो इससे अब इजराइल डायरेक्टली ट्रिगर्ड हो रहा है और इस सब आप देखेंगे हर जगह पर। और ओब्वियसली इजराइल को यहाँ पर इंडिया का भी साथ मिलेगा। मतलब ये सिक्योरिटी पैक्ट जो हुआ है ना सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बहुत बुरा फंसने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिससे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में हिट किया था, वही तरीके से वो जो है हमास के लोगों को हिट करेंगे। आपने जो सवाल उठाया है उसमें 3 एंगल है। पहली बात है, एक एंगल है कतार का, दूसरा एंगल है नेतन्याहू का कि दुनिया में कहीं पर भी वो कुछ भी करेंगे, और तीसरा एंगल है 9/11 का। पहले कतार हैंडल कर लेते। कतार के साथ अगर देखा जाए तो इजराइल के रिलेशन दिखने में ठीक है, नेगोशिएशन में बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप में ऐसी कोई झप्पी पाने वाली बात नहीं है कि जी बिल्कुल ही अपना एक ही हो गए टाइप। और उसका रीजन बताता हूँ। अगर आप देखें, आई थिंक इट वाज इन 1996 कि जब पहली बार कतार ने अपना ट्रेड रिलेशन अनऑफिशियली इजराइल के साथ शुरू किया था, और वहां से थोड़ी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती चली गई, लेकिन उनको वो ब्रेक करना पड़ा आई थिंक अराउंड 2008-9 आई थिंक 2009 में, कि उसको उन्होंने ब्रेक किया क्योंकि कोई ऑपरेशन था जो इजराइल ने किया, कास्ट एंड या क्या बोलते हैं कास्ट लीड, ऑपरेशन कास्ट लीड, दैट वाज द ऑपरेशन व्हिच दे डिड, और उसके वजह से उनके बीच का वो ट्रेड टोटली स्टॉप हो गया। फिर भी अगर एक मोटे तौर पर बात करना हो हमें, तो दो देशों के बीच में कैसे दिखता है कि रिलेशन ठीक है या नहीं। आपके मेरे बीच में रिलेशन क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आपके लोग हमारे यहाँ विजिट नहीं करते, हमारे आपके यहाँ, ऑफिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वैसे देखें 2007 हो गया, 2009 हो गया, 1996 हो गया पीछे तक, जहां विजिट्स आपस में हो रही थी इन दोनों के बीच, और काफी हद तक एक वो बोलते हैं ना
दिख रहा था कि एक दूसरे के लिए काम किया जा सकता है। एक ट्रेड को भी इंडिकेटर लेकर चलें दो देशों के बीच के रिलेशन को। आई थिंक 2012-13 में भी इजराइल से कतर तकरीबन 5 लाख यूरोस का ट्रेड होता था, और कतर से इजराइल की तरफ जो ट्रेड हो रहा था, रिटर्न ट्रेड जिसको बोलेंगे, वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का वो कर रहे थे यूरोस के अंदर। सो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छा अमाउंट है। यस, देयर इज अ ट्रेड। अब आगे बात के दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ, कैसे, क्या है क्या नहीं। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, कतर हमेशा हमास के साथ खड़ा था। इसका प्रूफ है हमारे पास कि चाहे आप मनी सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट बोल दीजिए, मॉरल सपोर्ट बोल लीजिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बोल लीजिए, रेजिडेंशियल सपोर्ट, कि हमास के लीडर्स कतार में खुलेआम रहते थे अंडर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और उससे भी बड़ी बात एक है, और क्योंकि फाइनेंसेस अपने आप में चीजों को मूव करते हैं, तकरीबन $13 मिलियन डॉलर नहीं, यूरोस का पेमेंट कतारीज करते थे हमास को लेबर के तौर पर, लेबर पेमेंट, कि आप गाजा में अपने आप को इस्टेब्लिश करिए। उससे भी एक बड़ी बात है कि कतर के जो डिप्लोमेट पैलेस्टीन में थे, उन्होंने इजराइल से परमिशन मांगी थी उन दिनों में कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को गाजा में आने दीजिए। पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, क्योंकि ये वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिससे वो पूरी अंडरग्राउंड टनल्स बनी है बाय द वे। सो हालांकि वो बात जब परमिशन मांगी गई तो हमास ने बड़ा सीन क्रिएट किया वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल को कतर क्यों पसंद आया। इजराइल को कतर पसंद इसलिए आया कि 2013 में पहली बार कतर ने बोला कि इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा थोड़ा सा रुक सकता है कि अगर हम अपना लैंड आपस में स्वैप कर, 1967 वाला वो जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर अड़े ना रहे। क्योंकि वहां पर इजराइल बोलता है मैं आगे, वो बोलता है मैं पीछे, वो आगे, ये पीछे, वो भी। तो बोला लैंड स्वैप कर लेते हैं, किधर पर आपको एडवांटेज है आप उधर का वाला ले लीजिए, जिधर दूसरे को एडवांटेज है वो दूसरे वाला ले। मतलब एक स्वैपिंग से कुछ बॉर्डर पर रिलीफ आ जाए। और जो इजराइल को पसंद आई थी बात कि एक मुस्लिम ब्लॉक का कतर, जिसकी अच्छी खासी स्टैंडिंग भी है मुस्लिम ब्लॉक के अंदर, वो बोल रहा है। अब ये सारी बातें, कतर का अगर दिल देखे ना, तो दिल किस में है? दिल उनका हमास में जरूर है। मतलब दे वुड नॉट लाइक टू बिट्रे कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को छोड़ दें। मतलब हम इसमें हिंदू मुस्लिम या कोई ज्यूज मुस्लिम की बातें नहीं कर रहे, लेकिन एज अ कतर वो अपने मुस्लिम ब्लॉक के साथ खड़ा जरूर है और जम के खड़ा है। अब बात आती है कि उसने जैसे ही ये स्वैप वाली बात बोली तो इजराइल को पसंद आई। 2013 में एक और उनके बीच में हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रिगर किया जिस इंसिडेंस ने, उसकी ये फितरत है कि मैं कहीं तक भी जाकर किसी को भी स्ट्राइक कर सकता। एंड दैट इज व्हाट मसाद इज ऑल अबाउट, शिन बेट इज ऑल अबाउट, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी चल रही। ये कहीं पर ईरान आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मगर जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं, हम किसको बुला रहे हैं? बगोड़े को। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसे वक्त में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और अफगानिस्तान की जो भारत के साथ मामलात और फिर कराबतदारी, इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये तो अभी इस जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है। इस जंग में वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो हम मुझे प्यार देते हैं। इंडिया 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। अफगानिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब आप अगर आगे देखें
को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर अफगानिस्तान से जब इंडिया निकला था तालिबानों का कब्जा करने के बाद, तब पाकिस्तानी बहुत हमको वो ताने देते थे कि भाई इंडिया की 3 बिलियन की, 5 बिलियन की, 10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ीरो हो गई। हालांकि इंडिया कुछ ही समय तक बाहर रहा है, उसके बाद इंडिया ने ऑफिशियली इस गवर्नमेंट को नहीं मान्यता दी है, ना ही कुछ हुआ है, लेकिन इंडिया डायरेक्टली फिर से पहुंच ही चुका था। और ये पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था कि भाई इंडिया फिर से अफगानिस्तान के अंदर आ चुका है। और अगर आप देखो तो पिछले कई समय से ये बात हो रही थी, लेकिन अब ये बात आ रही कि अफगानिस्तान के अंदर 2 एयरबेस जो है वो आने वाले दिनों में इंडिया को मिलने वाले या फिर मिल गए हैं, और अब इंडिया वहाँ आकर बैठेगा। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बैठे बैठे इंडिया किस हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकता है, जो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर तो बहुत ही गर्म हो रखा है। तो अफगानिस्तान के अंदर अगर जाकर इंडिया बैठता है तो ज़रा सोचिए कि क्या क्या इनपुट्स पाकिस्तान के हमें मिलेंगे, और उसी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको याद हो हिस्ट्री, अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें तो इंडिया जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। पर्टिकुलरली आप चले जाएं जिहाद के ज़माने में, जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट थी। और फिर जब अभी अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत आई तो इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो इंडिया है वो उसने दोबारा अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। सो अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात पहली दफ़ा ठीक हो रहे हैं। क्या मज़े की बात यह है कि एक वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आके देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है। लार्जली सिक्योरिटी कंसर्न्स डोमिनेट रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है उसने अपना एक NSA लेवल की कन्वर्सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं
उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं। और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था, इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। रिकग्नाइज फिर पता नहीं क्या होगा। और दहशतगर्दी की वजूहात हैं दिस एंड दैट। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर, छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, देयर वॉज ए टाइम, और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफगानिस्तान में घुस नहीं सकते थे और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफगानिस्तान में बैठा होता था। और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। ठीक है ना जी, ये चीज़ वो कहते हैं। सो मुझे जो चीज़ लगती है या जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो यही है कि वो कहते तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, कि काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अफगान तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद हो, जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हों, उसको